जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बकर एजुकेशन एकेडमी। दिस इज़ नईमुल्लाह कुरैशी। आज हम जहांगीर सीरीज़ की किताब का चैप्टर एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट जो है उसका चौथा और आखिरी पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 130 सवाल हल कर चुके हैं। तो कुछ सवाल आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं जिस पर मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, बाकी वो कंसिडर कर लेंगे कुछ। तो इन अप्रोप्रिएट गोल्स, यानी कि वो गोल्स जो दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, मे लीड टू, तो इन्होंने जो ऑप्शन ठीक किया हुआ दैट इज़ डिसऑनेस्टी एंड चीटिंग। ठीक है कि वो डिसऑनेस्टी चीटिंग मतलब ये गोल क्लियर नहीं है तो फिर आपको नहीं पता क्या करना है, तो फिर हम साफ ज़रा वो काम ही नहीं करेंगे, तो वगैरह वगैरह एनी और जो भी है, तो वो उन्होंने ये ऑप्शन ठीक किया हुआ है। सेटिंग डिफ़िकल्ट गोल्स इंक्रीजेज द रिस्क दैट दे विल नॉट बी रीच्ड। हाँ देखिए, अब मुख्तलिफ या मुश्किल आप गोल सेट करते हैं तो उसमें ये इम्कान मौजूद है कि आप रिस्क ले रहे हैं कि इतना बड़ा गोल अगर सेलेक्ट कर लिया है तो वो इस चीज़ का रिस्क है कि वो मे नॉट बी अचीव, उसको जो है वो अचीव नहीं किया जा सकता। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि गोल ऐसा होना चाहिए दैट मस्ट बी अचीवेबल, उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। चले जी, डिज़ायर्ड आउटकम, ये अच्छा सवाल है। ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स और इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, माहासिलात क्या होते हैं, यानी कि पूरा ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ को डिज़ायर कर रहे हो, दैट इज़ टू अचीव देयर गोल्स। जो भी उन्होंने अपने अहदाफ का तयन कर रखा है वो उसी को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सारे अपने मकासद, जो भी उन्होंने अपने हदफ तय कर रखा है, गोल्स तय कर रखे हैं, उन्हीं को हासिल कर रहे होते हैं, वही उनका आउटकम होता है। सुपरविजन शुड बी, सुपरविजन कैसा होना चाहिए, सुपीरियर इन नॉलेज होता है सुपर एंड विजन, जिसका नॉलेज सुपीरियर हो उसको सुपरविजन कहते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। क्रिएटिव हो, साइंटिफिक हो, डेमोक्रेटिक। अब देखिए, जब कभी दो भी एक जैसे आ जाते हैं तो ऑल ऑफ दीज का इम्कान रोशन हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल एंड ऑटोक्रिटिकल इन नेचर, ये ऑटोक्रेटिक इन नेचर नहीं है, ये ऑटोक्रिटिकल इन नेचर है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल होता है अपना ज़ाती मुहासबा करने वाला। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो दुरुस्त है। 134 सवाल नंबर है जी, अकॉर्डिंग टू हैसबर्ग। हैसबर्ग ने साथ मैंने नोट कर दिया है कि 2 फैक्टर थ्योरी दी थी जिसको मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये पहले मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको यहाँ पे ऐड भी कर दिया। ये देखें, इसका चले मैंने कहा आपको जो है एक स्क्रीन शॉट दे के इसको ऐड कर दिया। इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, या क्या कहा जाता है, मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये आपने पढ़ी हुई है जिन लोगों ने सब्जेक्टिव सेशन लिया हुआ है। तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, जो जो आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, जिसमें अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, मतलब उनको आप ओहदे देते हैं, स्केल देते हैं। ठीक है, जॉब एडवांसमेंट है, अपॉर्चुनिटी, तो ये उनकी मोटिवेशन है। और हाइजीन फैक्टर कौन कौन से हैं, ऐसे फैक्टर्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करते हैं, जो उसकी हाइजीन सेहत को कहते हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों के साथ ताल्लुक़ कैसा है, कंपनी पॉलिसी, वर्क प्लेस आ गई, वर्किंग कंडीशंस आ गई कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है, क्या टाइमिंग है वगैरह, इस तरह सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन, ये होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे जो सवाल है उन्होंने क्या पूछा है, सवाल नंबर 134। अब उन्होंने सवाल ज़रा रोटेट करके पूछा है, अकॉर्डिंग टू हैसबर्ग। यहाँ आपको एक सीखने को एक नई चीज़ मिलेगी। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर को हाइजीन फैक्टर कहते हैं। अब याद रखें, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो हमारी थ्योरेटिकल पार्ट को सब्जेक्ट है उसको उनको मैंने बताया हुआ है कि हाइजीन फैक्टर वो होते हैं जो किसी भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने में मददगार होते हैं। वो कि उसकी बिल्डिंग है, उसकी पॉलिसी है, उनके कोई, यानी कि उनके कोई वो मामलात है जिनसे लगता है, वो फील आती है कि भाई ये एक इदारा है, वो उसके हाइजीन फैक्टर कहते हैं। उन्हीं को मेंटेनेंस फैक्टर भी कहा जाता है। तो हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर वो एक ही बात है, अल्टरनेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी मेंटेनेंस फैक्टर को क्या कहते हैं, हाइजीन फैक्टर। उसी में हमने पढ़ा है कि डिफरेंट आ जाते हैं। तो उसमें जो ये लिस्ट दी हुई है उनमें से जो मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर है दैट इज़ सैलरी। तो वर्किंग कंडीशन, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पॉलिसी, और ये सारा कुछ किस में आ जाते हैं, ये हाइजीन फैक्टर में या मेंटेनेंस फैक्टर में आ जाते हैं। तो जहाँ से हमने एक बात ये सीख ली कि हाइजीन फैक्टर को ही मेंटेनेंस फैक्टर कहते हैं, और सैलरी क्या है, एक हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर है। उसके बाद ये व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ सिंपल टास्क। तो बहुत सारी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है, तो उसमें क्या है, जो आप काम कर रहे हैं
उससे मुतल्लिक़ जो ट्रेनिंग, उसके दौरान जो ट्रेनिंग कहलाती है वो कहलाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब रोटेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट किरदार अदा करें, एक ही बंदा बहुत सारा रोल अदा कर रहा है, ये काम भी कर लेता है, वो काम भी कर लेता है, इसको जॉब रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग साथ साथ जो चलती रहती है ड्यूरिंग, जिस तरह आप लोगों की एट ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, या पीली ट्रेनिंग्स होती हैं एजुकेशन में, या कायद की ट्रेनिंग, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स की मिसालें। तो ये आपने इसको कंसिडर करना है ऑन द जॉब को। खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, कौन सी टर्म होती है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, व्हाट द जॉब होल्डर डस। ये अब सवाल यहाँ पूछा गया कि वो जो जॉब कर एम्प्लॉय है, जॉब होल्डर, वो करता क्या है, और हाउ इट इज़ डन, और वो कैसे की जाती है, वाई इट इज़ डन, यानी कि नेचर ऑफ जॉब। अब 2-3 मैं आपको यहाँ, बल्कि चारों जो टर्म्स दी गई मैं आपको उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर देता हूँ। एक होती है जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक हो गया, इसी को जॉब एनालिसिस भी कहा जाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो आप जॉब लेने जा रहे हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब क्या है। मिसाल के तौर पर अभी कोई सीटी आ जाती है तो वो कहते हैं कि भाई इसके लिए एमएससी आईटी होना ज़रूरी है, उसके लिए इतने महीनों का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, फ़िलाना डिप्लोमा ज़रूरी है, एजुकेशन की जॉब है तो ये डिग्री ज़रूरत है, साथ में बीएड ज़रूरत है, इतना एक्सपीरियंस ज़रूरत है, इतनी एज ज़रूरत है, ये स्किल ज़रूरत है। ये कहलाती है जॉब की स्पेसिफिकेशन, जिसको जॉब एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है, वो तमाम अज्जा जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट को तय करेंगे, इसी को जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब एनालिसिस कहा जाता है। तो वो जो हमारा ऐड आता है उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं कि भाई ये हमें इतनी इस काबिलियत के लोग, इस क्वालिफ़िकेशन के लोग हमें चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, वो जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब एनालिसिस कहलाता है कि ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। जॉब इवेल्युएशन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस का जो है वो एक जायज़ा है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कि आपने करना क्या है। आप क्लर्क हैं तो आपने क्या ऑपरेट करना है, आपने फाइल्स तैयार करनी है, आपने बजट मेंटेन करना है, आपने स्टेटमेंट्स लिखनी है, आपने रिकॉर्ड को जो है वो फिलअप करना है, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो ये मतलब जो भी जिसकी नेचर ऑफ जॉब होगी, टीचर है तो उसकी डायरी लिखनी है, टीचिंग लेनी है, बच्चों को जो है वो क्या करना है, असाइनमेंट देनी है, इवेलुएट करना है, तो ये नेचर ऑफ जॉब है। तो जो बंदा जो करेगा वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि भाई आपने ये करना है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं। जो ड्यूटीज़ होती हैं, नेचर ऑफ जॉब होती है, वो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाती है। जॉब टाइटल होता है आप जिस टाइटल के तहत भर्ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप में से कोई एसएसटी है तो वो आपका जॉब टाइटल है, आप में से कोई एचएम है तो आपका जॉब टाइटल है, लेक्चरर है तो वो जॉब टाइटल है आपका, ठीक होगी। इस तरह ईएसटी है, पीएसटी है, ये जॉब टाइटल है। वो जो नेम है, जिस नेम से आपने वो, अगर कोई क्लर्क है, कोई असिस्टेंट है, वगैरह वगैरह, तो वो आपका जॉब टाइटल। 137 है, इन विच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन है, द एडमिनिस्ट्रेटर फॉलोज हिज ओन रूल्स। ओन रूल्स, वो कहता है भाई मैंने जो कह दिया वही ठीक है। तो वो क्या होता है, ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सख्ती होती है, जिसमें एक सिंगल हेड जो है वो ऑल इन ऑल होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला कॉन्सेप्ट होता है। 138 सवाल क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेटर निगलेक्ट्स एंड रिफ्यूज ओपिनियन एंड सजेशंस ऑफ द हिज सबऑर्डिनेट्स। हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, ठीक है भाई मैं जो कह देता हूँ ठीक है, बस मैंने अब फैसला कर लिया। दूसरों से नो म्यूचुअल शेयरिंग का ऑप्शन नहीं होता, ये आपने पढ़ा हुआ है। म्यूचुअल शेयरिंग का ऑप्शन कहाँ नहीं होता। अब देखिए वो म्यूचुअल शेयरिंग को आप पूरी स्टेटमेंट और एक फ्रेज से बदल दिया, निगलेक्ट्स हिज एंड रिफ्यूज द ओपिनियन एंड सजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, ये 2 लफ्ज़ों से मुतबादल बना दिया। तो वो कहाँ पे होता है, वो भी ऑटोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। 139 सवाल नंबर है, जॉब स्पेसिफिकेशन इज सेट टू बी एन आउटकम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो जॉब स्पेसिफिकेशन को वही कहते हैं कि क्वालिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब जो भी होती है वो वही जॉब एनालिसिस कहलाती है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब एनालिसिस एक ही बात होती है। 140 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग इंडिविजुअल्स ऑन टाइमली बेसिस इन सफिशिएंट नंबर्स एंड विद द अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको इन शराइत पर, इन क्वालिफिकेशंस पर एक ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर है, तो उस प्रोसेस वो कौन सा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस से आप उनको अट्रैक्ट करें।
तो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो जो सारा प्रोसेस है, दैट इज़ पूरा प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कहते हैं। आपने भर्ती करनी है कि सर्टन क्वालिफिकेशन को म्यार बनाकर इस किस्म के लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इदारे में जो है वो भर्ती करने हैं, तो ये भर्ती का प्रोसेस रिक्रूटमेंट कहलाता है। अब यहाँ आप ये भी सोच सकते हैं कि ये स्टाफिंग और चीज़, स्टाफिंग हमने पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर में फिर भर्ती के अमल में स्टाफिंग जो होती है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो स्टाफिंग कहलाता है। जॉब स्पेसिफिकेशन, अब ये वही है जिसको हमने जॉब एनालिसिस पढ़ा है या जॉब स्पेसिफिकेशन पढ़ा है, अब तीसरी बार आ रहा है। इज़ द स्टेटमेंट दैट रिप्रेजेंट्स, क्या शो करती है जॉब स्पेसिफिकेशन? हमें बताती है कि भाई हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये स्किल्स चाहिए, तो रिक्वायर्ड स्किल्स कौन कौन सी हैं, क्वालिफिकेशन कौन है, पर्सनैलिटी ट्रेड्स क्या। मिसाल के तौर पर बाद वक्त ऐसा होता है कद इतने फुट इतने इंच का होना चाहिए, कभी कभी वेट का भी आ सकता है, ठीक है, एज का आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ऑल ऑफ द अबव। द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्वायर स्किल्स एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब एट हैंड, तो वो उसको परफॉर्म करने के लिए जो हम स्किल्स या एबिलिटीज़ हासिल करते हैं उस जॉब से मुतल्लिक़, वो ट्रेनिंग कहलाती है। जिस तरह हम जैसे टीचर भर्ती होते हैं तो हमारी फ़ौरन ट्रेनिंग करा दी जाती है कि ये जॉब ऐसे करनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोरकास्टिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटिंग अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन थ्रू अ मैथमेटिकल मॉडल। थोड़ा सा बस वेरिएशन लाया है, बात वही है। देखिए अपने अंदर क्वालिटी पैदा करें आप लोग माशाल्लाह से, सेंस और फीलिंग लेने वाली, वो परसीव करना, वो क्या हमें कहना चाह रही चीज़, तो वो निकल आता है मीनिंग। सिमुलेशन होते यही है कि आप रियल वर्ल्ड को स्मॉलर स्केल पे रिप्रेजेंट कर रहे होते। मिसाल के तौर पर आपने जहाज़ चलाना है तो एक्चुअली आप जहाज़ नहीं चलाते, पहले एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट होती है, आप एक बॉक्स में बैठे होते हैं, वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट वैसे होता है, आगे स्क्रीन लगी होती है, आप उसको क्या करते हैं, उसमें वैसे वैसे ऑपरेट करते हैं। तो वो फोरकास्ट होगी बाद में, कब? जब आप रियली ये काम करेंगे, फ्यूचर में आप ये काम करें, तो वो वहीं पे वही मेथड अप्लाई होगा, रिप्रेजेंट होगा। तो आपने एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड था सिचुएशन को, वो एक छोटे से मॉडल में कन्वर्ट कर दिया ताकि वैसा ही माहौल मिले, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। हाँ जी, ये पेज हम पहले ही कवर कर चुके हैं, मोटिवेशन एंड हाइजीन से मुतल्लिक़। उसके बाद हमारा ये लास्ट पेज है, ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट्स। अच्छा, ऑटोक्रेटिक होगा तो क्या होगा, उसका नतीजा क्या है? अगर आप ऑटोक्रेटिक हैं, किसी की नहीं सुनते, आपकी चलती रहती है, कोई आपका कहना इसलिए नहीं मानेगा कि क्योंकि आपने कौन सा उनसे पूछ के फ़ैसला किया। क्योंकि याद रखें, बात इस चीज़ की नहीं होती कि आप बेशक अपना फ़ैसला करें, लेकिन लोगों में ये मसला होता है कि द पीपल, एवरीबॉडी नीड्स टू बी फील वैल्यूड। ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, याद रखिएगा। बात ये नहीं होती कि आपने तय कर दिया, वो आप मिल के भी वही तय कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन दूसरे को वैल्यू फील कराना पड़ती है, क्योंकि एटलीस्ट ये एक हर बंदे की एक एस्टीम का एक लेवल होता है, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो क्या होता है जी, ऑटोक्रेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट्स क्या? फेलियर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम हो सकता है, आपके रिजल्ट्स पूरे आ जाए। डेप्रीवेशन ऑफ गुड सजेशन, डेप्रीवेशन किसे कहते हैं? महरूमी। आप अच्छी आरा से महरूम रह जाएंगे, वो किसी ने किसी के पास अच्छी राय थी। रिस्ट्रिक्टेड थिंकिंग, साफ ज़रे आपने अपने आप को ऑल इन ऑल मैं मान लिया कि बस मैं बड़ा मुफक्किर हूँ, नहीं मैं अपने आप को समझ ले, मेरे जितना सियाना है कोई नहीं, ठीक है, दो तीन मैंने किताबें पढ़ रखी है, तो बस मैं बड़ा, बस मेरे मुकाबले में कोई नहीं अब कोई अच्छी बात कर सकता। तो वो नतीजा क्या निकलेगा? पता चलेगा कि मैंने खच मार दिया। इससे भी अच्छा नॉलेज लोगों के पास था, एक अच्छा ऑप्शन लोगों के पास था। तो वो साफ ज़रे आप दूसरों को जब तक नहीं सुनेंगे तो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका जो है वो एक नॉलेज भी होता है, तो ये सारी चीज़ें फिर इश्यूज़ क्रिएट करेंगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट कंपनसेशन। हाँ, डायरेक्ट कंपनसेशन वो होती है जो आपको फ़ौरन मुआवजा मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस मिलता है, लेकिन पेंशन आपको डायरेक्ट नहीं मिलती, वो आपको उसके लिए रिटायर होना पड़ता है। वो डायरेक्ट नहीं है, वो बाद की बात है, अभी इकट्ठी होती रहेगी, बाद में मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये टीम्स लिखा हुआ है, इसको आप एज इट इज़ कंसिडर कर लेंगे। इन विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवरीवन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग। अब ये वही बात आ गई, म्यूचुअल शेयरिंग वाली बात। अब यहाँ पे एवरीवन हैज़ राइट एंड आइडियाज़ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो जब आप कर सकते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रेफरेंस के साथ डेफिनेशन दी हुई है, ये भी बेशक आप इसको
स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इतनी डेफिनेशन जो है वो रिकमेंड नहीं करता कि हर किसी के रेफरेंस से जो है वो पेपर में याद कीजिए। 149 सवाल नंबर है, इन विच टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट हैव कंसर्न विद स्कूल डिसिप्लिन एंड विद एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। उसको कोई नहीं पता होता क्या हो रहा है, वो नॉन पार्टिसिपेटिव जिसे हम कहते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट, वो उस सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो वो क्या होता है, लेजर फेयर। ठीक हो गया। विच ऑफ द गिवन टर्म इज यूज्ड, इनमें से कौन सी टर्म यूज होती है टू रिप्रेजेंट द सेगमेंट्स ऑफ जॉब्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम, या हर लाइफ टाइम। मैंने एक फ़र्द वाहिद ने ज़िंदगी में ये बनना है, वो उस जॉब से, उस टाइटल से पहचाना जाए वो किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो अपने कैरियर बना रहा है, कैरियर के लिए वर्क कर रहा है। थ्रू आउट हिज लाइफ को हम क्या इंतखाब करते हैं, अपने कैरियर का इंतखाब करते हैं। ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड इवेलुएटिंग द बिहेवियर एंड आउटकम्स इन वर्क प्लेस इज नोन एज। ये आसान सा सवाल है, मुझे इसको हाईलाइट करना भूल गया है। बी जवाब दुरुस्त है और सवाल भी अच्छा है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिस तरह आप ACR लिखते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसको PER भी लिखते हैं, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन रिपोर्ट। क्या होता है कि ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड मैनेजिंग बोथ द बिहेवियर एंड आउटकम इन वर्क प्लेस, कि आप कोई इदारा है आपका, फिर आप अपने मुलाजमीन को क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, क्या अचीवमेंट्स की, कैसे किया काम, उनका डिसिप्लिन कैसे था, उनका वक्त पे काम करते थे, नहीं करते थे, प्रोडक्शन वगैरह जो भी नेचर ऑफ उसका जिम्मेदारी थी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जज करने का अमल क्या कहलाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, या इसको परफॉर्मेंस इवेल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो एक पर अप्रेजल भी इवेल्यूशन ही होती। हाँ जी, 2-3 सवाल रह गए हमारे। टू डायरेक्ट टीचर्स टुवर्ड्स अनफेमिलियर सोर्सेज ऑफ इमीडिएट एड एंड मटीरियल कंटिन्यूइंग ग्रोथ इज़ द पर्पज़ ऑफ। अब यहाँ पे अब देखिए, बनाने पे ना हम आए तो हम इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। कोई टर्म ऐसी हो जाती है, हम उसके हक में, उसके ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर दें तो वो हम घसीट घसूट के कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन सुपरविज़न हमने पढ़ा हुआ है कि सुपरविज़न क्या होता है, सुपीरियर इन नॉलेज होता है, सुपीरियर इन थॉट्स होता है। तो आपके पास ऐसा बंदा है जो आपको उस मामले में गाइड कर रहा है जो आपके लिए अनफेमिलियर है, तो उसके पास नॉलेज है, आपके पास नहीं, तो वो आपके पास आपके हिसाब से अपने नॉलेज में सुपीरियर है कि ये चीज़ों को कैसे यूज़ करना है या क्या उनका पर्पज़ है, वो आपको गाइड करता है। तो चूँकि वो आपकी इल्म में नहीं है और उसके इल्म में है, तो सुपरविज़न का मानी यही है कि दैट इज़ सुपीरियर इन नॉलेज। ठीक हो गया। तो वो जब आपके लिए अनफेमिलियर है, उसके लिए फेमिलियर है, तो वो आपको क्या करेगा, वो सुपरवाइज़ करेगा। वैसे तो हम सुपरविज़न का देखते हैं ना, वो एक मॉनिटरिंग के सेंस में या रिपोर्टिंग के सेंस में कि भाई, लेकिन सुपरविज़न का मेन जो मीनिंग है वो यही है कि सुपर इनविजन जो होता है। द नीड ऑफ द प्रोविजन सुपरविजन इज इन एजुकेशन। एजुकेशन में सुपरविजन की नीड क्या होती है, एजुकेशनल गोल्स को सेटअप करना, इवैल्यूएशन कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना, तो ये सारे ठीक है ऑब्वियसली। आखिरी सवाल हम पढ़ रहे हैं, बाकी ये आप जो है उसको 155 पढ़ा है। द मशीनरी थ्रू विच एनी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी मैनेज्ड। मशीनरी से मुराद याद रखें हमेशा टॉप ऑर्डर होता है, और वो सबको जो हैंडल कर रही होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि सारी जितनी भी मैनेजमेंट होती है उसको चलाने वाली एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो टॉप लेवल पे होती है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद, हाँ जी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद क्या। अब यहाँ पे अगेन सारे ऑप्शंस ऐसे नहीं है कि बंदा कहे कि जो है ना वो वाला गलत है और वो वाला ठीक है, लेकिन बुक में एजुकेशनल प्रैक्टिसेस लिखा हुआ था और मैंने इसको ऐसा ही पाया तो मैंने इसको फॉलो किया। ठीक है, तो आप भी इसी को ही फॉलो कीजिएगा, जी मेरी आपसे छोटी सी एडवाइस है बस। तो ये हमारा एक छोटा सा लास्ट पोर्शन था, इसमें से कुछ हमारा मीनिंग यही है कि वो सवालात जो ज़रा डिफरेंटली यहाँ पे हैंडल किए गए हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं वो हम यहाँ से ग्रैब कर लें। ठीक हो गया, ताकि हमारा जो नॉलेज है, लर्निंग है, कम से कम कुछ बूस्ट हो जाए। तो एनीवेज दिस वाज द लास्ट पोर्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला सबको हामिल नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।